जिंदगी का हर एक छोटा हिस्सा ही हमारी जिंदगी की सफलता का एक बड़ा हिस्सा होता है। आपकी जिंदगी का हर एक दिन अच्छा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर दिन हमेशा से बेहतर हो ये बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल सही अमृता, क्योंकि कमजोर व्यक्ति तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं और आगे नहीं चल पाते, लेकिन एक विजेता तभी रुकता है जब वो विजय हो जाता है। सफल व्यक्ति अपने लिए हुए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और पराक्रम, आगाज करते हैं कार्यक्रम का और सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि आज हेलो इंडिया के हाइलाइट्स क्या हैं। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेटलिफ्टरों के जरिए भारत को दिलाई गई सुनहरी कामयाबियां, देश और राज्यों की खास खबरें भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपको बताएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए मतदान और मंकी पॉक्स सहित अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के बारे में। आज आपको अपनी खास पेशकश राष्ट्र के नायक बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताएंगे कुछ खास बातें। और हम हर रोज की तरह पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा हुआ इतिहास। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे मेरी और अमृता के साथ। और अमृता, शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ और सबसे पहले बात राष्ट्रीय सुर्खियों की। कॉमनवेल्थ गेम्स के तीसरे दिन भारत को छठवां मेडल मिल गया। अचिंता शेओली ने भारत के लिए तीसरा गोल्ड मेडल और छठा मेडल जीता। इससे पहले रविवार को ही जेरेमी लालरिनुंगा ने इतिहास रचते हुए वेटलिफ्टिंग गोल्ड मेडल जीता था। वो बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट बने। अब तक भारत को 6 मेडल मिले हैं और सभी मेडल वेटलिफ्टिंग में ही मिले हैं। वेटलिफ्टरों की इस कामयाबी से खुश राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 51वीं मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित किया, जहां एक ओर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह को याद किया, तो वहीं आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है और सभी क्षेत्रों में एवं समाज के हर वर्ग के लोग इससे जुड़े अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान का उल्लेख किया और लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराकर इस आंदोलन का हिस्सा बनने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज भेंट किया। इस अवसर पर एक विशेष आवरण जारी किया गया। राष्ट्रपति ध्वज सेना, अर्धसैनिक बलों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों को दिया जाने वाला शीर्ष सम्मान है। उपराष्ट्रपति ने प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्राप्त करने पर तमिलनाडु राज्य पुलिस को बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि पुलिस बल में अधिक महिलाओं वाली सूची में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है और महिला कमांडो बल का गठन करने वाला यह पहला राज्य है। एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वो चाहते हैं कि पुलिस बल को अत्याधुनिक बनाया जाए ताकि वो आधुनिक साइबर अपराधों से निपट सके। उन्होंने अपराधों को रोकने और राज्य की 1076 किलोमीटर लंबी तटरेखा की रक्षा के लिए राज्य समुद्री बल के गठन की भी सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में श्रीनाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक की आधारशिला रखी। ट्रैक का निर्माण खेलो इंडिया के तहत 7 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ट्रैक से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में खेल की जो सुविधाएं हैं वो लगातार बढ़ाई जा रही हैं। इससे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आशा जताई है कि राष्ट्रमंडल खेलों में देश के पदकों की संख्या बढ़ेगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी रविवार को 6वें दिन भी जारी रही। इसमें अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट के लिए मोबाइल कंपनियां बीते 6 दिनों से बोलियां लगा रही हैं। पिछले 5 दिन में सरकार को
1,49,966 रुपयों की बोलियां मिली हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी में देश की 4 प्रमुख कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी एंटरप्राइजेस हिस्सा ले रही हैं। रविवार को 31वें राउंड के साथ बोलियां शुरू की गई, जो कि अब भी जारी है। मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू किया गया। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस बैठक में ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधि उपस्थित थे। चाबहार बंदरगाह भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र को यूरेशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ जोड़ने का मुख्य स्तंभ है। ये बंदरगाह भारत को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन नेटवर्क का भी अंग है। इस व्यापार मार्ग के खुलने से भारत और यूरेशियाई देशों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना की तरह मंकीपॉक्स संक्रमण को लेकर भी एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो बीमारी की रोकथाम, जांच, उपचार और टीकाकरण को लेकर दिशा निर्देश तय करेगी। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल की निगरानी में 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई यानी कि रविवार को रात 11 बजे तक 67 लाख से अधिक रिटर्न जमा हुए इस दिन, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR जमा करने के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन तय की हुई है। उपराष्ट्रपति ने चेन्नई में डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉक्टरों की टीम ने उपराष्ट्रपति को प्रत्यारोपण सर्जरी के क्षेत्र में उनके काम, उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने एक अंगदाता के परिवार के सदस्यों और अंग प्राप्तकर्ता से भी मुलाकात की। और चलिए अब हम नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियां क्या हैं। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उनसे शाम 5:30 बजे से लगातार पूछताछ की जा रही थी। उन्हें रात 12 बजे गिरफ्तार किया गया। आज PMLA कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और इसके अलावा ही राउत के खिलाफ मुंबई पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग आज से वोटर ID कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान का उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना और मतदाता सूची में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने के साथ साथ उनकी पहचान करना है। आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से जोड़ने के लिए मतदाताओं को चुनाव आयोग की वेबसाइट और चुनावी पंजीकरण कार्यालय में ऑनलाइन उपलब्ध आवेदन फॉर्म 6B भरना होगा। इसे वोटर हेल्पलाइन ऐप और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर भी ऑनलाइन जोड़ा जा सकता है। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को फिलहाल वापस लेने का फैसला किया है और सरकार द्वारा संचालित दुकानों के जरिए शराब की बिक्री किए जाने का निर्देश दिया है। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में इस समय करीब 467 शराब की दुकानें संचालित हैं। इस नीति की अवधि को 30 अप्रैल के बाद 2 बार 2-2 महीने के लिए बढ़ाया गया था। ITBP के महानिदेशक और तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के अधिकारी संजय अरोड़ा को दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अरोड़ा को पिछले वर्ष अगस्त में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया था और उन्होंने 1 सितंबर को भारत चीन LAC सुरक्षा बल का कार्यभार संभाला था। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को कथित अवैध खनन घोटाले में धन शोधन की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने 19 जुलाई को सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया। वो फिलहाल एजेंसी की हिरासत में हैं। आज से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 2 सप्ताह तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम की मेजबानी करेगी। शहर के विभिन्न हिस्सों में संगीत कार्यक्रमों और छोटे कार्यक्रमों के साथ बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार
हर हाथ तिरंगा नाम से अभियान शुरू करने और केंद्र के हर घर तिरंगा कार्यक्रम के समान राष्ट्रीय ध्वज धारण करके लोगों को त्योहारों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगी। केरल में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सीएम पिनराई विजयन से केरल के करुवन्नूर सहकारी बैंक में 300 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराए जाने की मांग की। केरल उच्च न्यायालय 300 करोड़ रुपए के ऋण घोटाले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर आज विचार करेगा। याचिका 4 अगस्त 2021 से अदालत में लंबित है। झारखंड कांग्रेस ने इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन बिक्सल 3 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही इस मामले में हावड़ा की जिला अदालत ने झारखंड के तीनों विधायकों को 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजने का निर्देश दिया है। इन तीनों विधायकों को कल पश्चिम बंगाल में उनके वाहन में भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद हिरासत में लिया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल ने लेखपाल परीक्षा के पेपर लीक रैकेट से जुड़े 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां वाराणसी, बरेली, प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर सहित कई जिलों में की गई। गिरफ्तार लोगों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो स्वयं उम्मीदवार नहीं थे लेकिन अन्य के नाम से परीक्षा दे रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक वाहन में करंट आने से इसमें सवार 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। माथाभंगा के अतिरिक्त एसपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह जनरेटर डीजे सिस्टम की वायरिंग के कारण हो सकता है जो वाहन के पिछले हिस्से में लगाया गया था। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में मतदान आज से शुरू होगा। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच कड़ी दौड़ ने कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों को मतपत्र भेजे जाने के साथ कमर कस ली है। इस बीच पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के लिए रंगभेद कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने इस आशंका से इनकार कर दिया कि कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य लिज ट्रस और उनके बीच लिंग अथवा जाति को लेकर कोई भेदभाव करेंगे। अमेरिकी हाउस ऑफ कॉमन्स की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के एशिया दौरे से ताइवान बाहर हो गया है। इससे पहले निचले सदन के स्पीकर ने शुक्रवार से शुरू हो रही यात्रा के दौरान ताइपे जाने का संकेत दिया था। इस पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आग से ना खेलने की चेतावनी दी थी। साथ ही चीनी सेना ने पेलोसी के विमान पर हमले तक का इरादा जता दिया था। पेलोसी ने रविवार को एशिया दौरे की पुष्टि की लेकिन इसकी जानकारी में ताइवान यात्रा का ब्यौरा नहीं है। We have global responsibilities, whether it comes to 3 things, I always say, security, economy, and governance. मंकीपॉक्स संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच न्यूयॉर्क में जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। दुनिया में यूरोप के साथ साथ अमेरिका में भी मंकीपॉक्स संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। न्यूयॉर्क में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के आंकड़ों के अनुसार न्यूयॉर्क में बीते शुक्रवार तक 1345 मामले दर्ज किए गए। वहीं कैलिफोर्निया में 799 के साथ मंकीपॉक्स संक्रमण के मामलों में दूसरे स्थान पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। व्हाइट हाउस के फिजिशियन डॉक्टर केविन कॉनर ने इसकी पुष्टि की। हालांकि उनमें वायरस के कोई लक्षण नहीं है और वो अब ठीक महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर के अनुसार ये रिबाउंड का केस है जो काफी कम देखा गया है। अब बाइडेन कम से कम 5 दिनों तक आइसोलेशन में रहेंगे। 4 दिन पहले ही बाइडेन ने कोरोना को मात दी थी। रूस ने यूक्रेन के दक्षिण में तटीय शहर माइकोलीव में गेहूं के खेतों को बमों से पाट दिया। वहीं यूक्रेन ने क्रीमिया के पास काला सागर में नौसैनिक बेस पर ड्रोन हमला किया जिससे वहां आयोजित होने वाला नौसेना दिवस कार्यक्रम रद्द हो गया। रूस के मुताबिक यूक्रेनी हमले में 5 लोग घायल हुए। रूसी हमलों में यूक्रेन में गेहूं की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कई इलाकों में भूकंप का झटका महसूस किया गया।
रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.6 महसूस की गई। भूकंप का केंद्र बलूचिस्तान के पासनी से 17 किलोमीटर दूर था। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे में भी श्रीलंका की तरह विदेशी मुद्रा संकट पैदा हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था की हालत लगातार खराब होती जा रही है। महंगाई बेकाबू हो गई है और डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा जिम्बाब्वियन डॉलर गिरावट के नए रिकॉर्ड बना रही है। इससे निपटने के लिए सरकार ने सोने का सिक्का लॉन्च किया है। सोने के इन सिक्कों को मोसियोतुनिया नाम दिया गया है। 22 कैरेट सोने के इन सिक्कों पर विक्टोरिया फॉल्स की तस्वीर बनी हुई है। There is no another better product that can be used as a store of value other than gold. And therefore it means that we do respect the people of Zimbabwe. We know what you've been going through in terms of the fear factor of losing value. And therefore we are providing this gold coin. It's a genuine gold coin to ensure that at least you save and you invest there. चीन का 23 टन वजनी रॉकेट अंतरिक्ष में बेकाबू होकर हिंद और प्रशांत महासागर के ऊपर धरती पर गिर गया। अमेरिकी व चीनी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट 24 जुलाई को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रबंधक बिल नेल्सन ने इसकी जानकारी दी और साथ ही चीन की आलोचना की है। नेल्सन ने कहा कि अगर चीन की तरफ से रॉकेट को लेकर जानकारी दी जाती तो उसके संभावित मलबे के जोखिम भरे प्रभाव का पता चलता। चीन का ये रॉकेट एक बड़ा खतरा साबित हो सकता था। अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लू का कहर जारी है। इससे ओरेगोन के शहर पोर्टलैंड के कई क्षेत्र प्रभावित हुए। क्लेकमास काउंटी के अधिकारियों के मुताबिक इस हफ्ते 7 लोगों की मौत हुई है। इन सभी की मौत बढ़ती गर्मी के कारण बताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम विभाग ने पोर्टलैंड और सिएटल दोनों के लिए अगले कुछ दिनों तक अत्यधिक गर्मी का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक रात के समय तापमान में 21 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा रही है। इस सप्ताह के अंत तक लू से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। और आइए अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक सूचीबद्ध है। आज राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 पर आगे विचार किया जाएगा। इसके अलावा आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 विधेयक पेश करेंगे। साथ ही राज्यसभा की गृह कार्य संबंधी समिति की बैठक आज संसद भवन परिसर में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति, विदेशी मामले संबंधी समिति की बैठक आज संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। साथ ही आपको बता दें, लोकसभा की सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की बैठक भी आज आयोजित होनी है। भारत और वियतनाम की सेना का तीसरा संयुक्त अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 आज से चंडीगढ़ के चंडी मंदिर में होगा। ये 20 अगस्त तक चलेगा। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत विजन में महत्वपूर्ण भागीदारी है। भारत और वियतनाम के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी है और रक्षा सहयोग इस भागीदारी का महत्वपूर्ण आधार है। और पराक्रम, अब वक्त हो चला है अपने दर्शकों को हम ये बताएं कि आज के दिन का जो इतिहास है वो क्या कहता है। चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि 1 अगस्त यानी कि आज इतिहास में क्या खास है दर्ज। आइए देखते हैं। 1 अगस्त वर्ष 1882 में पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ था। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही एक कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक थे। पुरुषोत्तम दास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेताओं में शुमार थे। उन्होंने हिंदी को भारत के राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना और नई क्रांति पैदा करने में टंडन जनमानस में राजर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने वर्ष 1906 के कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले के अंगरक्षक के रूप में सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। 1950 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया।
उन्हें उत्तर प्रदेश में कृषक आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। वर्ष 1961 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। आप शुरू करिए। और आइए अब हम बात करेंगे राष्ट्र के नायकों की। इस कड़ी में हम आपको रूबरू कराएंगे देश के उन नायकों से जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। जी हाँ, राष्ट्र के नायक सीरीज में आज हम बात करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जिनका प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। जी हाँ, इसे देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक यानी कि लोकमान्य के नाम से मशहूर तिलक की जयंती है आज। तो आइए जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के नायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। 23 जुलाई वर्ष 1856 को बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के चिखली गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम केशव गंगाधर तिलक था। तिलक एक राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। इन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य तिलक ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के पहले और मजबूत पैरोकारों में से एक थे। इनका नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा आज भी गूंजता है। तिलक की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, हमने आधुनिक भारत का निर्माता खो दिया है। तिलक ने देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष समेत कई दिग्गज नेता इनके साथी थे। बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के साथ तो इनकी तिकड़ी लाल बाल पाल के नाम से मशहूर रही। 1 अगस्त 1920 को तत्कालीन बंबई में इनका देहावसान हो गया। और आपको बता दें कि आज शाम 7:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव। जी हाँ, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मनाया जा रहा है देश और दुनिया में अमृत महोत्सव। और आपको बता दें कि हेलो इंडिया को आप आजादी का अमृत महोत्सव में इस बार हम आपको बताएंगे हर घर तिरंगा अभियान के बारे में। साथ ही होंगी शरद चांदोरकर की तिरंगा यात्रा की झलकियां। इसके साथ ही होंगी माल्टा में भारतीय संस्कृति और परंपरा को दर्शाते नृत्य और संगीत कार्यक्रम की खूबसूरत झलकियां। तो देखिए मेरे साथ आजादी का अमृत महोत्सव सोमवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। तो संसद टीवी पर आज शाम को आप ये जरूर देखिए। और मैं ये बताना चाह रहा था कि हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। साथ ही संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। जी हाँ, आप इसके साथ ही संसद टीवी की जो आईडी है उसे फॉलो कर सकते हैं। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया आप हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और फिलहाल चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं देश के प्रसिद्ध विरासत स्थलों की खूबसूरत तस्वीरों के साथ। आप इनका लुत्फ उठाइए। हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार।